नमस्कार दोस्तों। जो काम बड़े बड़े मनुवादी, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और तमाम अपने आप को कुलीन कहने वाले जजेज नहीं कर सके, वो काम एक दलित जज ने कर दिया। उसने वह तमाचा मारा है कि ना गाल सहलाते बन रहा है, न गाल दूसरा देते बन रहा है। उधर दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि हमने किसानों के लिए ये कर दिया, तो उनको उसी जगह के किसान आईना दिखा देते हैं कि आपके कारण, आपकी नीतियों के कारण कितने किसानों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। यह बर्बादी आपने दी है। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि घुसपैठ हो गई, घुसपैठिए आ गए हैं, और ईडी का छापा मतदान के एक दिन पहले मार करके अपने आप को एक नैरेटिव बनाने का काम करते हैं, चुनाव प्रभावित करने का काम करते हैं, तब यह सत्य आता है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े झूठे। और जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम इतने लाख नौकरियां देंगे, तो लोग पूछते हैं नौकरियों के घोटालेबाज सारे आपके ही क्यों हैं? क्यों सारे पेपर लीक आपके यहां ही होते हैं? क्यों युवाओं का भविष्य आप लोग ही बर्बाद करते हैं? और जब इस तरह की बातें होती हैं, तब आता है कि जब नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार गिनाते हैं, तो आता है वो सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ क्यों हैं? झारखंड में जहां आप कहते हैं वहां भ्रष्टाचारी आपके पास है। जो भ्रष्टाचारी असम में थे, पश्चिम बंगाल में थे, महाराष्ट्र में थे, उत्तर प्रदेश में थे, या कहीं भी थे, वो सब आपके साथ हैं। तो भ्रष्टाचारी कौन है? घोटालेबाज कौन है? तो यह सवाल भी खड़ा होता है। तो चलिए इसी पे बात करता हूं कि किस तरीके से घोटालेबाज मत्था टेकते हैं नरेंद्र मोदी के आगे। भ्रष्टाचार और व्यभिचार के लोग यह काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सच क्या है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इसी बात से कि कैसे नरेंद्र मोदी ने जो एक नैरेटिव बनाया था, जो आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा करके कर रहे थे, उसको किस तरीके से उस बुलडोजर के सामने एक दलित जस्टिस खड़ा हो गया तो बुलडोजर ठहर गया। जी हां, यह हिम्मत किसी और में नहीं हुई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ यह हिम्मत नहीं दिखा सके थे। यह हिम्मत उसके पहले कोई जजेस नहीं दिखा सके थे। यह दिखा देते तो हजारों हजार लोग बेघर होने से बच जाते, हजारों हजार लोगों के साथ अन्याय नहीं होता। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के दलित जस्टिस बी.आर. गवई ने वह हिम्मत दिखाई है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि बगैर 15 दिन का नोटिस दिए, प्रॉपर हियरिंग किए हुए, सुनवाई किए हुए और पूरी तरीके से विधिक तरीके से हर चीज साबित किए बगैर एक भी घर यदि तोड़ा तो उस अफसर की जेब से वसूली होगी। अब उन्हें झेलना पड़ेगा, उन्हें दंड मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, यह हालत बिगाड़ देने वाला है। यही फैसला पहले आ जाता तो बेहतर होता। उन्होंने अवैध कब्जों, अवैध सार्वजनिक स्थान के कब्जों को इस मामले से फ्री किया है, लेकिन कहीं पर भी कानून की धज्जियां, कहीं पर भी जो मौलिक अधिकार है उन्हें छीनने से उन्होंने रोक दिया है।
उन्होंने अपने जजमेंट में जिक्र किया है कि कैसे एक व्यक्ति का पूरा सपना होता है। कविता से, प्रदीप की कविता का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि कैसे एक सपना होता है घर, और जब सपना होता है आप उस सपने को तोड़ रहे होते, घर नहीं सब कुछ तोड़ रहे होते हैं। तो यह गुनाह है और यह गुनाह हम नहीं होने देंगे। बड़ी हिम्मत दिखाई है जस्टिस बी.आर. गवई ने। वो पहले भी तमाम चीजें करना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से रोका जा रहा था वो अपने आप में चिंताजनक था। बहरहाल सीनियर जस्टिस बी.आर. गवई ने वो फैसला सुना दिया जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार था। वो चाहते थे कि एक न्याय की, कानून की सरकार हो। यह न हो कि कहीं पर किसी को भी जहां मन चले वहां आप बुलडोज कर दे, तो यह नहीं चलेगा। बेहतरीन संदेश है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ के मुंह पर तमाचा है कि आपने वह अन्याय किया, तो उस अन्याय को जवाब है। उधर दूसरी तरफ जब नरेंद्र मोदी किसानों की बात करते हैं और कहते हैं उन्होंने किसानों को कितना समृद्ध कर दिया है, तब किसान पूछता है आपने क्या समृद्ध किया है? आपने तो यह हालत कर दी है कि हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहा है। यह हालत कर दी है। इस हालत में आ गया है कि आज देश के किसान के पास में डीएपी के लिए जो खाद होती है उसके लिए किसानों को लाठी खानी पड़ रही है, थाने में डीएपी बट रही है। इस तरह की हालत में भाजपा शासित राज्यों में हो गया है। यह हालत कर दी है कि लोग, जब किसान को न खाद मिल रही है, न वाजिब मूल्य मिल रहा है, न उसकी उपज को सही साधन मिल रहे हैं, तो वो क्या करे? जो कर्ज वो लेता है वो कर्ज अदा करने की स्थिति में नहीं आता है, सब बर्बाद कर दिया जाता है। जो आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, उसके जरिए असल में आप कारपोरेट कंपनीज को लाभ दे रहे हैं। जितना वो प्रीमियम लेते हैं उसके मुकाबले उसका 25% भी कंपनसेशन नहीं देते हैं, और इधर आप जो सम्मान निधि देते हैं उससे ज्यादा आप दूसरी जगह जीएसटी में वसूल लेते हैं। जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर कर मुक्त था उसे आपने टैक्स में ला दिया है। तो इसलिए आपने मौत को गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए किसान जगह जगह आंदोलित है। तब यह जवाब होता है कि आप विदर्भ जीतने के लिए, आप वह इलाका जीतने के लिए जहां किसान जिस तरह से, तो उस किसान की दुर्दशा के लिए आप दोषी हैं। बहरहाल उधर जब इस तरह की बातें करते हैं, तब जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ये बात कर रहे थे आतंकवाद आतंकवाद, आज हम देख रहे हैं वहां आतंकवाद की क्या स्थिति, कितना बढ़ गया है मोदी राज में, ये सबको पता है। अब घुसपैठ की बात करते हैं तो भाजपा शासित राज्यों में घुसपैठ की जहां जहां ये आरोप लगाते हैं, खुद तो कहीं साबित नहीं कर पाए। आज तक किसी एक व्यक्ति को इस देश से बेदखल नहीं कर पाए कि हां ये घुसपैठिया है। तब होता क्या है, झारखंड में चुनाव आता है तो कहते हैं घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल इतर है। 2001 में जब यह राज्य बन के तैयार हुआ था, तब पहली जनगणना हुई थी, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी वहां के मुख्यमंत्री थे झारखंड के। तब जनगणना हुई थी, तब आया था 30% वहां पर वो है आदिवासी हैं, और जब 2011 में जनगणना हुई तब भी आया कि 26.11% आदिवासी हैं। तो फिर जो 0.something% आदिवासी कम हुए, इस पर क्या है? तो रांची विश्वविद्यालय में इस पर शोध हुआ, और इस पर शोध करने वाले आदिवासी ही जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर हरि उरांव जो विभागाध्यक्ष हैं रांची
विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय, उन्होंने इस पर पूरी स्टडी की और स्टडी के बाद बताया कि झारखंड में कहीं पर भी आदिवासी कम नहीं हुए। कुछ आदिवासी अच्छे जॉब, अच्छी स्थिति पाने के बाद तमाम, कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई कहीं चला गया। तो इस तरह से, तो उसकी स्टडी से ये आया है, स्टडी में आया है कि कैसे यहां पर आकर के उल्टा तमाम हिंदू समुदाय के लोग आकर के वहां बस गए। वो लोग जो बसे हैं उनकी संख्या बढ़ी और इस कारण से यह प्रतिशत प्रभावित होता है। यह इस बात का जवाब है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, और यदि घुसपैठ है तो घुसपैठ सीमा से होती है, भारत की सीमा से, और वह सीमा के 60 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ के अंडर आता है। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह बताएं कि यह कैसे हो रहा है, राजनाथ सिंह बताएं कैसे हो रहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर बताएं ये कैसे हो रहा है, और यदि कोई घुसपैठिया है तो वो कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई करके उन देशों में वापस भेजे गए। एक भी सबूत नहीं है, लेकिन आरोप लगाएंगे, झूठ बोलेंगे, छापे मारेंगे चुनाव के वक्त में, जिससे चुनाव को प्रभावित कर सके। बहरहाल इसके बाद आती है कि जब आप 1951 की जनगणना से तुलना करते हैं तो उस मुकाबले 10% आदिवासी कम हुए, क्योंकि इतने के दौर में इतने अवसर मिले हैं कि देश के तमाम हिस्सों में और विदेशों में भी अब भारत के आदिवासी तमाम अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। तो यह है इस बात का बहुत अच्छा जवाब। फिर जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तब आता है कि मनमोहन सरकार में जो कोयला स्कैम का आरोप लगा था, उस आरोप में जो लोग थे उनमें सबसे बड़े आरोपी थे मधु कौड़ा। वो मधु कौड़ा और उनका परिवार, उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है, और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी यह जवाब दें कि भ्रष्टाचारी कौन है और भ्रष्टाचार करने वाले हैं कौन। जब झारखंड में चुनाव हो रहा है तो झारखंड में प्रभारी कौन है भाजपा का चुनाव का? वो प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, जो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, और इसके पहले वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, जिनके समय में व्यापकम घोटाला हुआ था, इतना बड़ा भर्ती घोटाला जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, जिसमें न जाने कितनों की हत्याएं कर दी गई, न जाने कितनों को हादसे करके मार दिया गया, और तमाम सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ। वो शिवराज सिंह चौहान वह शख्स है जो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोपी है। उधर दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोपी था हेमंत बिस्वा शर्मा, वो वहां पर सह प्रभारी है, जिसके घोटाले के चर्चे जगह जगह होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बुकलेट छापी थी उसके खिलाफ। तो आप इससे समझ लीजिए भ्रष्टाचारियों का संरक्षक कौन, किस तरह से अदानी अंबानी को सब कुछ सौंपने के लिए, कैसे सत्ता पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद नरेंद्र मोदी सरकार में, यानी जो एनडीए सरकार है उसमें साझीदार शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बता देते हैं कि कैसे 2019 में सरकार बनाने के लिए सारी कुछ ड्रामे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और उस समय उस बैठक में अमित शाह के साथ अडानी भी मौजूद था और वो सारे सौदे कर रहा था। यानी ये पूरे खेल अडानी सरकार का असली मालिक है, यह भी साबित हो जाता है। जब खेल की चर्चा होती है तो नरेंद्र मोदी को उन्हीं से तो डर लगता है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं बीजेपी वाले नए नए नारे दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि देश एक था, एक है, एक रहेगा। गांधी जी ने देश को एक रखने के लिए बलिदान दिया था। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपना बलिदान दिया, शहीद हो गए। और बीजेपी आरएसएस क्या करते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो किसको भाई, कौन बांट रहा है? इस देश को तो तुम बांट रहे हैं, इससे पहले भी तुम बांटे। सब
में जाति जाति में झगड़ा लगा के आप बांटे और कटेंगे। किससे कटेंगे आप? ये देश तो एक है, हम सब एक है, कोई फर्क है? अरे नेहरू जी ने इस देश को एक रखा, गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई है घोड़से जैसे आदमी के तरह। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी ने अपना जान दिया, आपके पास कोई तो एक जान दिया है। ये असल में भारत के बंटवारे के भी दोषी हैं और ये भारत के तमाम वर्गों, जातियों, धर्मों को लड़ाने के भी दोषी हैं। आज रेलवे भ्रष्टाचार पे पूरी चढ़ गई है। हालत यह है, जो देश को जोड़ती थी वो रेल इन्होंने बर्बाद कर दी। जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह रेल में हो रहे हैं, आए दिन होते हैं। देख करके लगता है ऐसा पहले तो कभी नहीं था। सत्ता पाने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार हर साजिश रचती है, पैसा कमाने के लिए करती है, युवाओं के रोजगार छीनने के लिए करती है। और रोजगार छीनने की बात जब मैं कर रहा हूं तो आप देखिए, जितने पेपर लीक हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक दो पेपर नहीं, कहीं 17, कहीं 26, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20, इस तरह की संख्या है सारे राज्यों। और गोवा में अभी हाल में आप देखिए, गोवा में किस तरीके से भर्ती घोटाला हुआ है, उस घोटाले में तमाम तथ्य सामने आ जाएंगे कि 2019 से लेकर 24 तक पहला सवाल हमारा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट क्यों नहीं शुरू की इन्होंने। ये काम जब वहां पर कमीशन बन गया, एक्ट बन गया, तो क्या धांधली के लिए 5 साल तक आपने उस एक्ट के अधीन आकर रिक्रूटमेंट प्रारंभ नहीं की? 1000 से ज्यादा लगभग रिक्रूटमेंट हैं जो बिना पीएससी के हुई हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने की हैं। पहला सवाल हमारा, आज का स्टेटस क्या है? क्या आने वाली जो रिक्रूटमेंट्स होंगी वो पीएससी के थ्रू होंगी या कोई और अमेंडमेंट तो आप नहीं लेकर आ जाएंगे? तीसरा सवाल, मुख्यमंत्री की पत्नी साहिबा का क्या संबंध है जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं? इस पर मुख्यमंत्री स्वयं आकर जवाब दें दोनों सवालों पर, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय, आपके परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं आज कटघरे में है, सवालों के घेरे में। कैश फॉर जॉब का सिस्टम चला और उस पूरे सिस्टम में वहां का मुख्यमंत्री और भाजपा के लोग शामिल। एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस से जांच कराई जा रही जो उन्हीं के अंडर में है, और क्या आप समझ सकते हैं फिर भी उसको बचाने का काम किया जा रहा है। इस तरह की जब स्थितियां होती हैं तो निश्चित रूप से चिंताजनक होती है। सत्ता पाने के लिए क्या क्या जुगत अपनाई जाती है, किस किस स्थिति में जाया जाता है, इसके भी उदाहरण मौजूद है। कितने पुल ढहे हैं, ये क्या बताने की जरूरत है? बिहार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मॉडल है। भाजपा के सहयोग से सालों साल सरकार नीतीश कुमार ने चलाई, चंद साल आए भी वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ, लेकिन उसके बाद फिर वहां चले गए और अब नरेंद्र मोदी के पांव में गिरे घूम रहे हैं। पांव में गिर करके ये कहने की कोशिश करते हैं कि मेरी सीडी सार्वजनिक मत कर देना, मेरे घोटालों पर मुझे मत घेर लेना। तो यह भारतीय जनता पार्टी ने सरकार और सिस्टम बनाया है। यदि आप समझें तो आपको समझ में आएगा कि आप कैसे गलत जगह खेले। हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे कि इसीलिए उन्होंने कभी इन्हें वोट नहीं दिया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि यदि आप एकजुट होकर के इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो ये कहीं टिकेंगे नहीं, बचेंगे। आज चुनाव आयोग इनके अनुसांगिक संगठन बन करके काम कर रहा है। जिस तरीके से वो काम कर रहा है उससे लगता है उसकी निष्पक्षता और सब चीज प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जांच एजेंसियां भी हैं, चुनाव आयोग भी है, अदालतें भी हैं और बहुत कुछ है। लेकिन कांग्रेस के साथ में सिर्फ वो लोग हैं जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जिन्होंने देश की आजादी में सहयोग किया है। अंबानी की शादी देखी ना,
डांस गाना देखा ना आपने वहां पे? मोदी जी गए थे ना, राहुल गांधी गया था। तो सीधी सी बात है, वो उनके हैं, मैं आपका हूं। और जो आजादी के वक्त में गद्दार थे वो भाजपा के साथ खड़े हैं, क्योंकि भाजपा खुद मुखबिर थी अंग्रेजों की। उस समय उनकी आरएसएस और जनसंघ और हिंदू महासभा मुखबिरी का काम करते थे। तो इससे आप हर बात को समझ सकते हैं कि किसे इस देश से प्यार होगा, कौन इस देश को बनाना चाहता है, कौन इस देश के लोगों को रोजगार देना चाहता है और भारत को एक रखना चाहता है। इसीलिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। सोचिए। जय हिंद।